नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अपनी किताब 1984 में जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं, जो अतीत को नियंत्रित करता है वो भविष्य को नियंत्रित करता है, जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वो भूत को नियंत्रित करता है। अमेरिकी इतिहासकार हावर्ड जिन ने एक बार कहा था, उनके पास बंदूकें हैं और हमारे पास कवि हैं। हमारे पास कवि हैं, इसलिए हम ही जीतेंगे। इतिहास को तटस्थ नहीं कहा जा सकता है। इतिहास हमेशा अपने हिसाब से लिखे और बांचे जाते हैं। हाल फिलहाल इन दिनों इतिहास के तमाम पात्रों, इतिहास के तमाम घटनाओं को अपने अपने ढंग से समझने और समझाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इतिहास के तथ्य और सत्य को हूबहू आपके सामने रखा जाए और सत्य और तथ्य को जोड़ते हुए आप अपने निष्कर्ष निकालें तो बेहतर होगा। क्योंकि अभी जो लोग इतिहास के प्रेरणा और प्रतीक पुरुष हों, जो ऐतिहासिक घटनाओं को आपके सामने रख रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिहाज से रख रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ घटनाओं और कुछ पात्रों को आपके सामने हूबहू रखें, उनके समय को, उनके समय की मुश्किलों को, चुनौतियों को और चुनौतियों से पार पाने के तरीकों को। इतिहास हमेशा अपने हिसाब से लिखे और बदले जाते हैं, क्योंकि दस्तावेज लिखने वाले अपना दृष्टिकोण उसमें अवश्य डालते हैं। दुनिया भर में नरसंहार से लेकर युद्ध अपराधों तक की हजारों ऐतिहासिक घटनाओं को पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और विस्तार से सार्वजनिक स्मृति से मिटा दिया गया है। हम इन घटनाओं में यदि आर्टिकल 370 को केवल लें तो यह देखना जरूरी हो जाता कि कौन सही था और कौन गलत। भाजपा और संघ परिवार ने देश की सभी गड़बड़ियों के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया है। उनका यह भी दावा है कि अगर सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई होती तो वो कश्मीर समस्या का हल कर देते। लेकिन भाजपा के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग में एक जगह लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य नेताओं को छोड़कर कांग्रेस पार्टी भी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का कड़ा विरोध करती थी। आडवाणी ने सरदार पटेल की जीवनी के हवाले से लिखा है कि पटेल भी अनुच्छेद 370 के खिलाफ थे, लेकिन पंडित नेहरू के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने इसके लिए जोर नहीं दिया। इस बारे में अशोक विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इतिहास के प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन ने लिखा है कि यह धारणा गलत है कि कश्मीर की स्थिति के बारे में निर्णय लेने वाले अकेले नेहरू थे। उनके अनुसार कैबिनेट तथा रक्षा समिति की बैठकों के रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि नेहरू और पटेल दोनों ही कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के मामले में डील करने में निकटता से शामिल थे। राघवन लिखते हैं कि अनुच्छेद 370 के मसौदों के लिए बातचीत कई महीनों तक एनजी अयंगार, शेख अब्दुल्ला और उनके वरिष्ठ सहयोगी के बीच हुई थी। राघवन लिखते हैं कि नेहरू ने शायद ही कोई कदम बिना पटेल की सहमति के उठाया हो। जब अयंगार ने नेहरू से अब्दुल्ला को एक मसौदा पत्र तैयार किया जिसमें बातचीत में हुई समझ का सारांश दिया गया था, तो उन्होंने इसे पटेल को एक नोट के साथ भेजा। क्या आप कृपया जवाहरलाल जी को सीधे अपनी स्वीकृति के बारे में बताएंगे? वह आपकी मंजूरी मिलने के बाद ही शेख अब्दुल्ला को पत्र जारी करेंगे। जब अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 को यह तय करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा पर छोड़ देना चाहिए कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया जाए या नहीं, तब सरदार पटेल ने एंगर को इसके साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। उन दिनों नेहरू विदेश में थे। राघवन के अनुसार नेहरू जब वापस आए तो उनको भेजे एक पत्र में पटेल ने बताया कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने कांग्रेस को इस प्रावधान को स्वीकार करने के लिए राजी किया था। इतिहासकार एजी नूरानी भी इस बात पर सहमति जारी करते हैं कि 15-16 मई 1949 को पटेल के आवास पर कश्मीर को लेकर एक बैठक हुई थी, जहां नेहरू और अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक था राज्य के लिए एक संविधान का निर्माण और वे विषय जिनके संबंध में राज्य को संघ में शामिल होना था। वीर सावरकर को लेकर भी अलग अलग लोग अलग अलग तर्क देते हैं। कुछ लोग उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, कुछ लोग इन्हें अंग्रेजों से समझौता करने वाला एक इंसान। लेकिन सच्चाई यह है कि वीर सावरकर के बिना हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी का इतिहास पूरा नहीं होता है। वीर सावरकर के बारे में कई तर्क दिए जाते हैं। भाजपा नेता अमित शाह ने एक बार कहा था कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा सबसे पहले सावरकर ने दी थी और सावरकर ने कभी अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया था। इस पर नीलांजल मुखोपाध्याय ने अपनी किताब में लिखा है, 1857 के विद्रोह को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया था।
यही नहीं, वीर सावरकर को ब्रिटिश शासन में जो भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी, इसके एवज में ब्रिटिश हुकूमत ने उनको उस समय एक भत्ता बांध दिया था, जो 1929 से दिया जाने लगा। मुखोपाध्याय लिखते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सावरकर को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया था। इंदिरा गांधी ने भी सावरकर को सन ऑफ इंडिया कहा था। सावरकर की जन्म शती कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से 11,000 रुपए की धनराशि दी थी। हालांकि मुखोपाध्याय अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि सावरकर आरएसएस के कामकाज से पूरी तरह सहमत नहीं थे। मराठी लेखक गिरीश विद्याधर कात्रे ने लिखा है, सावरकर ने 1911 से 1923 तक अपने 12 साल के कारावास के दौरान 8 दया याचिकाएं दायर की। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नवंबर 2013 में दायर की गई थी। इस याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा की भावना विनम्रता और खेद से भरी थी। एक नैरेटिव यह है कि भारत का बंटवारा महात्मा गांधी ने कराया। इसके भी अपने अपने तर्क दिए जाते हैं। इसके पक्ष विपक्ष में जो सत्य है और जो तथ्य है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तथ्य बताते हैं कि महात्मा गांधी के निजी सचिव और उनकी जीवनी के लेखक महादेव देसाई के पुत्र नारायण देसाई ने कहा कि गांधी जी विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं है। वह शायद एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने विभाजन आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भी इस पर विचार का विरोध किया था। असलियत यह है कि विभाजन आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी नेता ने उन्हें सूचित नहीं किया था। गांधी को बंटवारे का समाचार अपने निजी सचिव से मिला था। देसाई के अनुसार फरवरी 1947 के बाद गांधी जी को कांग्रेस के किसी कार्य समिति में भाग लेने के लिए बुलाया ही नहीं गया था। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। कार्य समिति के कई नेता उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, लेकिन पूरी समिति के समक्ष उनके विचार कभी नहीं सुने गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा भी है कि देश के बंटवारे के लिए जिस तरह जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना व सरदार पटेल मुख्य रूप से दोषी थे, उसी तरह दोषी मैं गांधी को नहीं मानता हूं। लोहिया लिखते हैं कि नेहरू और पटेल ने आपसी सहमति से तय कर लिया था कि आजादी और देश के बंटवारे का समाचार गांधी को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पूरी तरह आकार नहीं ले लेगा। लोहिया कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, फिर भी उस कार्य समिति में आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाए गए थे, जिस कार्य समिति में भारत के विभाजन पर सहमति कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। लोहिया लिखते हैं कि गांधी के साथ अब्दुल कलाम आजाद और नेहरू ने बहुत खराब व्यवहार किया था और उस कार्य समिति में सीमांत गांधी के भाई ने जोर से शोर मचाना शुरू किया तो उसे आचार्य कृपलानी ने शांत कराया। हालांकि आचार्य कृपलानी उस पूरी बैठक में सर नीचे करके बैठे रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ यह बता रहे थे वो बहुत थके हुए हैं, उनका सर दर्द कर रहा है। लेकिन पूरी कार्य समिति जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अबुल कलाम आजाद के इर्द गिर्द ही चलती रही। महाराणा प्रताप बनाम अकबर को लेकर भी बहुत संशय खड़े किए जाते हैं। 18 जून 1576 को सम्राट अकबर के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को हरा दिया था। इस युद्ध को हल्दी घाटी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से भाग गए थे, लेकिन सच्चाई यह है कि बाद में भी उन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा था। लेकिन 2017 में राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह दिखाने के लिए एक नई किताब पेश करने का फैसला किया कि महाराणा प्रताप ने लगभग 450 साल पहले प्रसिद्ध युद्ध में अकबर को हराया था। इससे पहले राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों को बदल दिया ताकि इतिहास में बदलाव किया जा सके। इस परिवर्तन का विचार स्पष्ट रूप से इतिहास के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर के.एस. गुप्ता की महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से चावंड नामक पुस्तक से आया। उनका कहना है कि उन्होंने समकालीन राजस्थानी स्रोतों के निकट समकालीन फारसी अभिलेखों की जांच की और परिस्थितियों का अध्ययन किया। इससे उन्हें पता चला कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को हरा दिया था। मणिपुर चुनाव के पहले रानी गाई दिलुन का नाम काफी चर्चा में रहा। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने वाली इस नगा नेता का काफी गुणगान भाजपा द्वारा इस तरह किया गया मानो इसके पहले किसी ने इस क्रांतिकारी महिला के लिए कुछ न किया था और कुछ न कहा था। जबकि असलियत यह है कि गाई दिलु को रानी नाम जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में दिया था। 1946 में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद गाई दिलु को प्रधानमंत्री नेहरू के आदेश पर जेल से रिहा किया गया था।
1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने इम्फाल का दौरा किया और वहां गाइदिलू से मुलाकात की। नेहरू ने गाइदिलू को अपने लोगों की कृतज्ञता और सद्भावना से अवगत भी कराया था। बाद में वो जेलियांग्रोंग लोगों के विकास और कल्याण पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में नेहरू से मिली। उन्हें 1972 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुरस्कार, 1982 में पद्म भूषण और 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टीपू सुल्तान को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। कर्नाटक में टीपू जयंती मनाने को लेकर भाजपा ने बहुत विरोध प्रकट किया। राज्य में जगह जगह भाजपा ने यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि टीपू सुल्तान एक आतंकवादी थे। उन्होंने मंगलुरु में कोड़ावा और कैथोलिक्स का उत्पीड़न किया। भाजपा भले ही आज टीपू का विरोध कर रही हो, लेकिन 2015 से पहले टीपू का महिमा मंडन भाजपा ही कर रही थी। 2012 में कर्नाटक में कन्नड़ एवं संस्कृत विभाग ने एक किताब प्रकाशित की थी। इसका नाम था टीपू सुल्तान अ क्रूसेडर फॉर चेंज। इस किताब में टीपू सुल्तान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था। इस किताब में भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर द्वारा लिखा एक संदेश भी छपा था, जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान की प्रशंसा की थी। आज भी टीपू एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन मैसूर से हुब्बाली तक चलती है। यही नहीं, सीबीएसई की कक्षा 8 की एक किताब में टीपू सुल्तान की प्रशंसा में एक चैप्टर भी है। अब आते हैं कश्मीरी पंडित को लेकर के। कश्मीरी पंडित को लेकर के बहुत तरह की बातें कही जाती हैं। हाल फिलहाल कश्मीरी पंडितों पे एक फिल्म ही आ गई जो बहुत हिट रही, जिस फिल्म का नाम द कश्मीर फाइल्स है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में 32 साल पहले कश्मीर घाटी में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का दर्दनाक वर्णन है। अब भले ही हिंदुओं पर जुल्म की बात उठाई जा रही है, लेकिन जब ये घटनाएं घटी थी तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की केंद्र में सरकार थी। कश्मीर में जगमोहन राज्यपाल थे। बाद में जगमोहन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज जब हमको कश्मीर फाइल के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह और जगमोहन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, तब भी हम उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। यानी इतिहास अपने हिसाब से अपने तथ्य और सत्य पेश कर रहा है। आपको इस सत्य और तथ्य के साथ निर्भीक विवेक करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आप एक सच और तटस्थ इतिहास दे सकें, जिसमें भारत के गौरव का गान भी हो, जिसमें भारत पर आक्रमण करने वालों के बारे में सिर्फ जिक्र हो, उनको महिमा मंडित न किया गया हो, और इस बात का भी उसमें भान झलकता हो कि भारत सचमुच सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया ने क्या क्या दुनिया को दिया है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।